विजयनगर राज्य के समीप झील पर एक गांव स्थित था। झीलपुर की सुंदरता आसपास के सभी गांवों में फैली हुई थी। केशव, जो कि झील के पास ही रहने वाला था, अपने खेत में हाल चला रहा था। तभी उसकी 10 वर्षीय पुत्री राधा दौड़ती हुई वहां आ पहुंची। पिताजी, माँ ने आपके लिए आपकी पसंद के गर्मा गर्म पराठे और अचार की सब्जी भेजी है और कहा है कि पिताजी से कहना कि जल्दी खा ले वरना पराठे ठंडे हो जाएंगे। हाँ, मेरी राधा तो मेरा कितना ख्याल रखती है। मैं तो आपका हमेशा ख्याल रखूंगी पिताजी, पर मुझसे ज्यादा ख्याल आपका माँ रखती है। ये गर्मा गर्म पराठे माँ ने बनाए हैं ना। ये सुनकर केशव मुस्कुराने लगा और दोबारा हाल चलाने लगा। कुछ देर बाद राधा अपने घर लौट गई। क्या तूने अपने पिताजी से कह दिया कि खाना जल्दी खा ले? हाँ माँ, मैंने बोल दिया है कि माँ ने कहा है कि पराठे ठंडे हो जाएंगे, इसीलिए खाना जल्दी खा लेना। बिंदिया ये सुनकर मुस्कुराने लगी। शाम को जब केशव घर आया तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। ये देखकर बिंदिया चौंक गई। क्या हुआ जी? आज आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? न जाने क्यों शरीर में बहुत कमजोरी सी लग रही है। आप रात भर खांसते भी रहते हैं। मैं आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि आप किसी अच्छे वैद्य से अपना इलाज क्यों नहीं कराते? हाँ, तुम ठीक कहती हो बिंदिया। कल सुबह जयपुर गांव के वैद्य काशीराम के पास जाऊंगा। अगले दिन केशव झीलपुर गांव का सबसे ज्ञानी वैद्य काशीराम के यहाँ जांच कराने जा पहुंचा। केशव, देखो तुम्हें आराम करना चाहिए। खेत का काम छोड़ दो। अब वैद्य जी, ये आप क्या कह रहे हैं? खेत न संभाला तो परिवार का पेट कैसे भरूंगा? देखो, तुम्हारे शरीर में एक अजीब बीमारी के लक्षण दिख रहे हैं। सुनो, मैं कुछ जड़ी बूटी देता हूँ, रोज खाना। अगर किस्मत ने साथ दिया तो शायद बच जाओ। हाँ, तो मेरा शरीर पूरी तरह से बीमार हो चुका है, इसीलिए इतनी कमजोरी है। हाँ केशव, सावधानी बरतनी होगी, समझे? वैद्य के शब्दों से विचलित केशव मुंह लटकाकर घर लौट गया। उसके चेहरे की उदासी देख बिंदिया सब कुछ समझ गई। मेरे सिर पर हाथ रखो और बताओ, वैद्य जी ने क्या बताया है? बोले, जड़ी बूटियां खाओ, किस्मत में रहा तो बच जाऊंगा, और अब तो खेती का काम भी नहीं करना है। ये सुनते ही बिंदिया चौंक गई और फूट फूट कर रोने लगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। और हाँ, आज से आपको खेत में काम करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। खेत में आप, मैं और राधा काम करेंगे। ये क्या बकवास है बिंदिया? राधा सिर्फ 10 साल की है, 10 साल की। मैं यूं ही घर पे नहीं बैठ सकता। पर बिंदिया नहीं मानी। अगली सुबह वह अपनी बेटी राधा को लेकर खेत पर पहुंच गई। माँ, पिताजी खेत में काम क्यों नहीं कर रहे? और कल आप और पिताजी रो क्यों रहे थे? मैं चुपके से सब देख रही थी। बेटा, जब तू बड़ी हो जाएगी तो सब समझ जाएगी। अभी तुझे कुछ भी समझने की जरूरत नहीं। बस इतना समझ
कि हमारे सामने परिस्थितियाँ ऐसी है कि अब हम दोनों को ही खेत में काम करना पड़ेगा। तेरे पिताजी को आराम की सख्त ज़रूरत है। एक दिन जब बिंदिया और राधा खेत में मेहनत कर रही थी, तब गांव का मुखिया वहां आ पहुंचा। अरे ये देखो 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 कौन काम कर रहा है खेत में। अरे केशव घर में पड़ा रहता है और तुम माँ बेटी को खेत में झोंक दिया। शर्म नहीं आती का उसे? और तुम अपनी बच्ची से काम करवाती हो। बिंदिया की आंखों से आंसू बहने लगे। वो मुखिया के कान में कुछ कहने लगी। मुखिया ये सुनकर चौंक पड़ा। अब माफ करना बिंदिया, इतनी बड़ी बात हुई और तूने मुझे बताया भी नहीं। मुखिया जी, आपको बताने के लिए मैं जुबान कहाँ से लाती। मेरा तो मन कांप उठता है जब मैं इस बारे में सोचती हूँ। ईश्वर पर भरोसा रख, केशव बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। मैं अभी उससे मिलने जा रहा हूँ। मुखिया तुरंत केशव के घर जा पहुंचा। तुम्हारा चेहरा बता रहा है, बिंदिया ने मेरी बीमारी की बात बता दी। अरे चिंता मत कर केशव, मेरे दादाजी कहते थे झीलपुर के जंगल में एक नीला पक्षी रहता है जो इंसानों की तरह बोलता है। उसके पास एक फल का रहस्य है जो हर बीमारी ठीक कर सकता है। ये सुनकर केशव चौंक गया। कुछ पल के लिए उसके चेहरे पर मुस्कान आई, फिर वो उदास हो गया। ये दंत कथाएं अब मेरे किसी काम की नहीं रही। मैं अपना हाल जानता हूँ। अरे नहीं केशव, तू ठीक हो जाएगा, यकीन कर। उसी पल मुखिया और केशव के कानों में राधा की आवाज आई। पिताजी, आपको क्या हुआ है? बिंदिया और राधा दरवाजे पर खड़ी थी। राधा की आंखों में आंसू थे। मैंने सब कुछ सुन लिया है पिताजी। अगर मुखिया जी कह रहे हैं कि वो नीला पक्षी झीलपुर गांव के जंगल में मौजूद है, तो मैं आपको वचन देती हूँ, मैं उस पक्षी को ढूंढकर लेकर आऊंगी। इतना कहकर राधा घर से बाहर निकल गई। बिंदिया उसे आवाज लगाती रही, लेकिन वो जंगल में भटकने लगी। काफी देर तक भटकने के बाद भी राधा को कोई नीला पक्षी नजर नहीं आया। वो एक वृक्ष के नीचे बैठकर रोने लगी। मुखिया जी तो कह रहे थे कि वो नीला पक्षी झीलपुर के जंगल में है, लेकिन मुझे तो यहाँ पक्षी का नामो निशान भी नजर नहीं आ रहा। तभी वहाँ एक साधु आ पहुंचा। अरे नन्ही सी बेटी, रो क्यों रही हो? क्या बात हो गई, बताओ। राधा रूठे स्वर में सारी घटना बताने लगी। मेरे पिताजी के शरीर पर बीमारी हो गई है, वो नहीं बचेंगे। उनका इलाज केवल नीला पक्षी ही बता सकता है। मेरे गांव के मुखिया बता रहे थे कि उसे एक ऐसा फल का पता है जिससे कोई भी रोग ठीक हो सकता है। जो होता है नियति के अनुसार होता है, पर हिम्मत मत हार बेटा, मुखिया सही कहता है। नीला पक्षी है, पर वो मेहनत से नहीं, किस्मत से मिलता है। तेरे माथे की रेखाएं कहती हैं, वो तुझे जरूर मिलेगा।